देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा में लगातार तमाम उम्मीदवार इस कोशिश में है कि किसी भी तरह से जनता को अपने पक्ष में करें। चुनाव प्रचार धुआंधार चल रहा है और इस बीच महाभारत का ये कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से जहां पर तमाम उम्मीदवार हमारे साथ मंच पर हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, साथ ही साथ आम लोग भी अपने विचार विमर्श करके अपने तमाम लोगों के साथ हमारे बीच में रख रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार चुनाव क्या कह रहा है, देश किसे चुनने जा रहा है और देश किसे चुनेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब अलग अलग प्रदेशों की बात भी की जाए और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए हरियाणा, क्योंकि हरियाणा ही हमारा प्रदेश है और हरियाणा का ही हमारा न्यूज़ चैनल है। ऐसे में हरियाणा की जनता क्या सोच रही है? पिछली बार लोकसभा चुनावों में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में दी थी। इस बार चीजें कितनी बदली हैं, कितना परिवर्तन हुआ है और हालात क्या कह रहे हैं? हमारे साथ महाभारत के इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के भिवानी महेंद्रगढ़ से योद्धा महाभारत के रावदान सिंह जी मौजूद हैं। रावदान सिंह जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद। एक योद्धा के तौर पे आए हैं आप। लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। आपको कितनी उम्मीदें हैं कि लोग क्या करने जा रहे हैं इस बार चुनाव में? देखिए, मैं देख सकता हूँ पिछले 7-8 दौर के चुनावी प्रचार के माध्यम से जो उत्साह और जो जज्बा हमारे कार्यकर्ताओं में और नेताओं में है, वो इस बात का प्रतीक है कि निश्चित तौर पे बदलाव है और बड़े भारी मतों से वो पूरे हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता जा रहा है और वो चुनाव जिताने में सक्षम है। आप कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में ही इस वक्त एक पक्ष में कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस पार्टी की लहर दिखाई दे रही बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही है। देखिए, 400 पार का तो एक वैसा ही जुमला है जैसा उन्होंने पिछली बार 75 पार का दिया था विधानसभा में, और फिर उसके बाद में 40 सीटें आई थी। हम्म। अब ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ 200 सीटें भी आ जाएंगी तो उस दिन रिजल्ट देखेंगे आप। अच्छा, आप 200 सीटों की गारंटी ले रहे हैं। हाँ जी। एक गारंटी मोदी जी भी दे रहे हैं, पूरी गारंटी वाली योजना, अलग अलग वैन्स उनकी लोगों के बीच में पहुंच रही है और मोदी की गारंटी पे एक बार फिर से कह रहे हैं कि लोग विश्वास करेंगे। किसकी गारंटी माने हम, रावधान सिंह देखिए, की या मोदी मैं जी की? मैं बताता हूँ आपको हम्म। कि 2014 के अंदर जब चुनाव आया था हम्म। तो माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय उम्मीदवार थे, इन्होंने एक वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वो दिया क्या? किसान की आमदनी को डबल कर देंगे। वो की क्या? विदेशों से ब्लैक मनी लेके आएंगे, आपके खाते में पैसे जमा करवाएंगे। वो जमा कराए क्या? इन सब बातों के बाद कौन सी गारंटी रह जाती है जिस पे जनता विश्वास करे? लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर तो बनवा दिया, ये हिंदुत्व का चुनाव है, इस तरीके की बातें आप भी सुन रहे होंगे देखिए, ग्राउंड पे। जहाँ तक राम मंदिर की बात है, हम्म। हम सब राम प्रेमी हैं और राम का सब पर आशीर्वाद है। हम्म। राम ये खुद कहते हैं, जिनकी मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो राम के बारे में ये समझता हो कि नहीं है। राम जी सर्वप्रिय हैं, राम जी का दिल से सब में विश्वास है। और मैं तो पर्सनली कहूँगा, मैं खुद हनुमान उपासक हूँ, जो हनुमान जी राम के सेवक थे। बचपन से मैं फास्ट भी रखता हूँ, मंगलवार का आज तक मुझे याद नहीं कब से है, लेकिन अच्छा, मैं ये कहना तो हर चाहता हूँ, मंगलवार आप फास्ट जब रखते हैं? यस, राम जी की जो बात है वो अब बहुत पुरानी हो चुकी है। सबकी आस्था है राम के अंदर, और राम जी स्वयं ये कहते हैं कि जब सबके दिल में मैं रहता हूँ तो एक पार्टी विशेष या नेता विशेष का मैं कैसे हो सकता हूँ? वो मुद्दा अब खत्म हो गया। अच्छा, राम जी खुद ही कहते हैं कि मैं किसी पार्टी विशेष यस, का नहीं हूँ। नहीं हो सकते, राम जी सबके। तो कांग्रेस पार्टी तो वो आरोप लगाते हैं कि राम जी के खिलाफ लगातार साजिश करती रही, वो चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर बने, हमने ही 500 साल का इंतजार पूरा किया। देखिए, अगर ये बात कहते हैं तो गलत है। आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि इसका ताला किसने खुलवाया था? स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। अगर ये बात होती तो वो किस तरह से ताला खुलवाते, क्यों खुलवाते? और ये तो कहानी की बात है, उनको श्रेय लेने की बात है। बाकी निश्चित तौर पे हम सब का राम जी में विश्वास है, और ये मुद्दा अब इस बात के लिए बिल्कुल नहीं है कि राजनीतिक लाभ के लिए कोई पार्टी इसका प्रयोग कर सके। ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जिस वक्त इंटरव्यू चल रहा है, भारी भीड़ आपके समर्थकों की है, तमाम लोगों की है जो आपसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कहते हैं ये कि इस बार क्या करने जा रहे हैं? क्या मुद्दों पे चुनाव चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर अलग अलग परेशानियां हैं जिनको ये उठाना चाहते हैं? क्या लगता है पार्टी या नेता क्या होने जा रहा है? देखिए, मुद्दे एक नहीं अनेक हैं। अगर सारे मुद्दों का जिक्र करो तो मैं कह सकता हूँ कि सुबह से शाम हो सकती है। और ये जो लोग हैं, ये भीड़ है, ये इस बात का सबूत है कि लोग मन से निराश हैं और मन से दुखी हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया।
और वो आज ये कहना चाहते हैं कि उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। अब तो लोगों का ध्यान सिर्फ इंडिया ब्लॉक और उसके जितने भी अलाइज हैं उनकी तरफ है। हमारे साथ हरियाणा के अंदर आम पार्टी की एक सीट है, उनका ज़बरदस्त सहयोग साथ में है। उसके उसके सीपीआई के उनका हमारे साथ ज़बरदस्त साथ है और लोगों ने मन बना लिया है कि वो निश्चित तौर पे बदलाव करेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। आप कह रहे हैं बदलाव करने जा रहे हैं लोग, हाँ जी। लेकिन एक बदलाव कहीं ना कहीं टिकट को लेकर भी हो गया। कांग्रेस पार्टी ने बहुत इंतजार के बाद टिकट दी। कुछ लोग सोच रहे थे कि उनको टिकट मिलने जा रही है, लेकिन जो टिकट वितरण हुआ उस पे साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हुड्डा साहब को एकदम फ्री हैंड दिया आला कमान ने, और जो हुड्डा साहब ने कहा पार्टी ने वही किया। देखिए, पार्टी का एक सिस्टम है कैंडिडेट का चयन करने का। टिकट तो एक को मिलना है। हाँ। पहले हमारे यहाँ पीईसी होती है, हम्म, उसके बाद में स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद सीईसी के अंदर शीर्ष नेता अपने विचार रखते हैं, जिनके अंदर सीएलपी, पीसीसी और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी बैठते हैं। और वो जहाँ मेरिट बनाते हैं, उस मेरिट के आधार पर वो जिसका चयन कर देते हैं, हम सब लोग उसके साथ लग जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई विवाद नहीं। जहाँ तक हुड्डा साहब की बात है, वो एक बहुत कड़े हुए, मजे हुए और इस प्रदेश के एक स्वीकार्य और पॉपुलर नेता हैं। उनकी बात को वजन देने का मतलब यह है कि वो आम जनता से कनेक्ट हैं, वो जो राय देंगे वो सही देंगे। तो आपको क्या लगता है जो टिकटें बटी हैं, लिस्ट आने के बाद परिवर्तन ग्राउंड में और ज्यादा पॉजिटिव तरीके से हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए, या फिर पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। हम्म, और लोगों को ये लगने लगा है कि अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम सरकार बनाने में भी सक्षम होंगे 4 महीने बाद, और आज 10 की 10 सीटें जिताने में भी। अच्छा, आप 10 की 10 सीट जीतने की बात कर 10 रहे की हैं। 10 सीटें। वो तो कह रहे हैं हम जीतने वाले हैं 10 सीटें, एक बार फिर से हमारे नाम 10 सीटें करने जा रही है प्रदेश के लोग। उनकी जीती हुई थी हाँ। तो वो तो कहेंगे ही ये बात, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने पिछली बार 10 सीटों को खोया था, अब की बार 10 की 10 पाएंगे। रिजल्ट आपको पिछले चुनाव से रिवर्स मिलेगा। अच्छा, अभी बिल्कुल आप कह रहे हैं विपरीत नतीजे आने वाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हम भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहीं से ही चुनावी मैदान में आप हैं। धर्मवीर सिंह वो कह रहे हैं कि तीसरी बार भी मैं जीतूंगा। क्या लगता है उनके कंपटीशन में अगर राव दान सिंह को देखा जाए, तो उनके काम जो तमाम वो गिनवाते हैं, मोदी जी की नाम की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टैंड करता है कि लोग अब चाहते हैं कि राव दान सिंह आए और वो लीड करें, हमारी तमाम समस्याओं का समाधान करें। देखिए, मैं बता दूं, जो उम्मीदवार होता है उसे तो आशा रखनी पड़ती है। हम्म, उनकी आशा रखने से इसका मतलब नहीं है कि ये तीसरी बार जीत जाएंगे। हम्म, मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी की जो बात थी पिछले बार में, हम्म, तब तक इस थी कि वो राष्ट्रवाद और पुलवामा का इशू था। अब की बार कोई इशू नहीं है। अब की बार ये चुनाव किसी पार्टी विशेष का या नेता विशेष का नहीं है। ये चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी का है, और जब जनता जिस तरफ चली जाती है परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। और आप देखेंगे निश्चित तौर पे लोगों ने मन बना लिया। अब की बार ये चुनाव लोगों का है। इंडिया ब्लॉक सामने है, 1 to 1 है। पिछली बार हम बिखरे हुए थे, इसलिए उसका फायदा हुआ। अब की बार सारे से जितने भी साथी हैं इंडिया ब्लॉक के, वो सब के सब साथ। आप कह रहे हैं इंडिया के साथ ही साथ में है और इससे बहुत मजबूती मिलेगी। आम जनता ने साफ तौर पे ठान लिया है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं ये एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ने में व्यस्त हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कौन सा एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा? कोई भी नहीं लड़ रहा। हमारे देखिए, मनभेद नहीं है हमारा, मतभेद हो सकता है। विचारों में मतभेद तो प्रजातंत्र का एक स्वस्थ रूप है। विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है हमारे अंदर। और एक भी आदमी दूसरे के विपक्ष नहीं कर रहा है। सब के सब तय दिल से जुटे हुए हैं, और सब के सब का ये प्रयास है कि हम सारी सीटों को जीत करके आए। ठीक है, सारी सीटें को जीतने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन किरण चौधरी, जब आपको टिकट मिली, श्रुति चौधरी की टिकट कटी, तो एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि राव दान सिंह जी ने जितनी हमारी मदद की थी उससे भी ज्यादा हम उनकी मदद करेंगे चुनावों में। तो ठीक है, इसमें गलत क्या कहा? ये मेरा इलाका बैठा है, या इन सबको पता है। हमने जी जान से पिछले इलेक्शन में श्रुति की मदद की थी, और उन्होंने कह दिया जो उन्होंने मदद की थी हम उससे भी ज्यादा मदद करेंगे। तो इसमें मैं कोई नेगेटिव नहीं देखता। अच्छा, मैं तो पॉजिटिव देखता हूँ कि अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। पीछे जितना हमने मदद करी थी उससे भी अच्छी मदद करेंगे तो हम उसके लिए स्वीकार करेंगे, स्वागत तो करेंगे। मदद की थी आपने वाकई में? की थी हमने, की थी, की थी, की थी। की थी हमने। लेकिन उनकी बातों से तो लग रहा था नाराज हैं। आपने मदद ज्यादा की नहीं, तो कह रहे हैं कि अब हम दिखा देंगे चुनावों में। नहीं नहीं नहीं, मदद की थी हमने। अच्छा, आपने मदद की हाँ, थी। और ये चुनाव बेसिकली मैं बताता हूँ, ये कुछ मुद्दों के ऊपर है जिन मुद्दों का भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहला मुद्दा था बेरोजगारी। आज कितने ही लोग
बेरोजगार हैं। इस पार्टी का वादा 2 करोड़ रोजगार देने का था, उसकी हालात ये है कि लोग आत्महत्या करने पर माद है। ले दे करके एक अग्निवीर योजना चलाई, वो इस इलाके के लिए एक जान थी, क्योंकि यहाँ पर किसान के बाद में जवान और जवान के बाद पहलवान, यही संस्कृति हरियाणा की रही है। आज न किसान सुखी है, न जवान सुखी है, न पहलवान सुखी है। पहलवानों का आपने देखा क्या हुआ। जवान की बात आती है, अग्निवीर स्कीम दे दी, जिसमें 4 साल बाद आपके 75% को रिट्रेंच कर देंगे। उसका कोई भविष्य नहीं, वापस आएगा, न तो पेंशन है, न उसके कोई बेनिफिट्स हैं, और न ही उसको कहीं रिटायरमेंट के बाद उसको कहीं एडजस्टमेंट करने के लिए सरकार की नीति है। उसके पास क्या विकल्प बचता है? या तो हताशा में वो ड्रग्स में जाएगा, या क्राइम में जाएगा, या सुसाइड करेगा। इस योजना को निश्चित तौर पे जमीन से लोगों ने नकारा है, और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिया है, जैसे ही सत्ता हमारी आएगी, हम निश्चित तौर पे पहले दिन ये अग्निवीर योजना खत्म करके पुरानी जो है योजना है उसको हम लागू आप करेंगे। मुद्दों पे जा रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तमाम जो गलत स्कीम्स हैं उनको बंद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, राव दान सिंह तीनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़ें हम्म, तो नतीजे बिल्कुल उलट होंगे? बिल्कुल उलट होंगे। आज हमारा उनके साथ ही प्रोग्राम है, श्रुति अच्छा। भी होगी, किरण भी होगी। अच्छा, तो मान आप गई हैं? आप बिल्कुल मान गए। तो अभी लाइक फर्स्ट मीटिंग है आपकी, क्योंकि वो तो कह रही थी कि नहीं, हमें नहीं, बुलाया मेरे नहीं से गया, मेरे बुलाएंगे पहले तो हम नहीं, अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी नहीं, लगाएंगे। पहले और बुला दिया मैंने, उनसे मुलाकात कर ली। उन्होंने आज प्रोग्राम खुद रखे हुए हैं, 12 अच्छा। बजे और 2 बजे का प्रोग्राम है। हम्म 12 बजे तोशाम और 2 बजे कैरू, जो कि तोशाम हल्के के पार्ट है। तो आपको उन्होंने साफ तौर पे आश्वस्त कर दिया है कि हाँ, दान सिंह जी चिंता मत कीजिए, आश्वस्त, हमारे आश्वस्त, तमाम कार्यकर्ता आपके साथ बिल्कुल दिल से चुनाव में लगेंगे, बिल्कुल आश्वस्त। बिल्कुल दिल से हाँ, लगेंगे। बिल्कुल आश्वस्त। और कांग्रेस जन को एकदम से कोई आदमी ये बहकाए तो कांग्रेसी मानते भी नहीं कि आपस में मतभेद है। हमारे अंदर मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं है, इसलिए वो सारे एक हैं। क्योंकि आपकी पार्टी में गुटबाजी को लेकर कितनी बातें होती है दान सिंह जी, आपको तो पता ही है, वो एसआर के गुट वर्सेस हुडा साहब, देखिए, तमाम इस तरीके की बता चीजें कोई थी। गुट नहीं है, हमारा नेता एक है। और जब नेता एक है राहुल गांधी खड़गे जी, तो उसके बाद में बाकी चीज विवाद की बचती ही नहीं है। आपस में मतभेद हो सकता है, आप कोई सजेशन दें, मैं कोई दूं, तीसरा आदमी कोई दे, जो बेस्ट ओपिनियन उसके अंदर है उसको आप फॉलो अप कर लें। यही एक नीति है प्रजातंत्र की। जैसे टिकटों में भी यही हुआ, इनकी तो ये होता है रात को लिस्ट बना दी, सुबह आपने घोषित कर दिया, देयर इज नो आर्गुमेंट। तो अब ये बात मान के चलिए कि हमारे अंदर एकता है, नेता एक है, पार्टी एक है, सबका लक्ष्य है पार्टी को जिताना। पार्टी को जिताने की बात है, तमाम नेता भी इसी कोशिश में हैं। लेकिन गुड़गांव से टिकट कटा कैप्टन अजय यादव का, मिला ही नहीं, लगातार मांग रहे थे, काफ़ी नाराज़गी भी जाहिर कर रहे थे। जब तमाम सीटों का ऐलान हुआ तो गुड़गांव को छोड़ दिया गया। उन्हें शायद उम्मीद जगी कि मुझे मिल जाएगी। एक मंच पर राहुल गांधी को एक पर्ची भी देते नजर आए, जिसको पढ़ा भी राहुल गांधी ने, उनसे बात भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट काट के राज बब्बर को दे दी गई। उसके नहीं। बाद नाराज़गी दिखा रहे थे, ट्वीट के जरिए ये कहा गया कि स्टेट लीडरशिप को खत्म करने की ये कोशिश हो रही है हरियाणा में। देखिए, जहाँ तक कप्तान साहब की बात है, हम्म, वो अपने विचार क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। हम्म, उनके अपना एक तरीका है, हम्म, उन्होंने स्वयं लिख के दिया हुआ है। आप चौधरी उदय भान जी पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, हम्म, उनसे पूछ लें कि आपके पास कोई मैसेज आया है। हम्म, उस मैसेज में लिखा हुआ है कि मैं इन पोस्टों से विड्रॉ करता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपने आप को अलग करता हूं। जो व्यक्ति ये कह दे कि मैं विड्रॉ करता हूं, चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो निश्चित तौर पे पार्टी को फिर कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं। नहीं तो ये कब लिख के दिया उन्होंने? ये भी इसे टिकट वितरण से पहले दिया, अच्छा, टिकट वितरण से पहले हाँ, उन्होंने लिख के दे दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लिख के दिया, मैं नहीं लड़ूंगा। तो मीडिया में आकर तो बार बार कह रहे हैं कि बाहरी वो को अलग टिकट बात नहीं है, देनी वो- चाहिए, वो- एक्टर ही लाना है तो नहीं, कोई अभिनेता ही लाना है तो रणबीर कपूर लेकर आइए। चलो, वो उनका अपना ओपिनियन है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। राज बब्बरी एक सेलिब्रिटी है और राजनीतिक आदमी भी है। 2 बार सांसद लोकसभा का, 2 बार उसका राज्यसभा का रह चुका है, पीसीसी का उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट रह चुका है। उसको आप इतने हल्के में कैसे लेते हो? तो लोग कह रहे बाहरी हैं, कोई फायदा नहीं होगा, अपनों को टिकट नहीं दी गई। ऐसा कुछ नहीं है। ये राष्ट्रीय पार्टी है और पार्लियामेंट एक राष्ट्रीय मुद्दा है, उसके अंदर कोई व्यक्ति ये कहे कि यहीं से लेके यहीं होगा, तो मैं नहीं समझता कि इस बात में कोई दम। अच्छा, तो अभी ठीक है, नाराजगी हाँ, खत्म ठीक हो गई है। नाराजगी खत्म है। वीरेंद्र सिंह भी आए थे बीजेपी छोड़ के, ब्रजेंद्र सिंह भी आए थे, सिटिंग एमपी थे, उनको भी टिकट नहीं दिया गया, उनकी भी कोई नाराजगी नहीं है?
नहीं, देखिए ये पार्टी का मसला था और पार्टी से जब बात करके उन्होंने, पार्टी ने ही रजामंदी से फैसला किया है, जो अच्छा। भी किया है उसके अंदर कोई किसी की नाराजगी नहीं। आप कह रहे हैं सब एक साथ हो गए हैं, हाँ जी। लेकिन ये भी सुनने को मिल रहा है कि तमाम नेताओं को आला कमान ने साफ संदेश दे दिया है। अगर अभी अच्छे नतीजे नहीं आए, तो आगे विधानसभा चुनाव सर पर हैं। परिणाम भुगतने के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। हुँ। हम सब मिलके लड़ेंगे क्योंकि लोग सरकार बनाना चाहते हैं, हुँ। इसलिए हम उनकी भावनाओं के अनुरूप आपस में कंप्रोमाइज़ भी करेंगे हुँ। और आपस में एक दूसरे का साथ और सहयोग भी तो देंगे। चेतावनी मिल चुकी है ऊपर से। हाँ, नहीं, चेतावनी का मतलब ये है पार्टी के कैंडिडेट को जिताओ, हुँ। क्योंकि आगे आने वाले समय में गलत मैसेज ना जाए। ये हुँ। सही है हाईकमांड का फैसला। आप कह रहे हैं गलत मैसेज ना जाए, इसलिए पार्टी ने सबको एक कर दिया है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है हरियाणा में जिस तरीके से सरकार मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, किसी को कोई खबर नहीं थी कानो-कान, लेकिन एकाएक आप देखिए रातों-रात क्या हो गया। उससे क्या राजनीतिक तौर पर एक गलत मैसेज गया है पूरे प्रदेश में? गलत मैसेज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता लग चुका था अब इस चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बीजेपी हारेगी। हुँ। उन्होंने चेहरा बदल दिया, लेकिन चेहरा बदलने से जनता का विचार थोड़ी बदला है। हुँ। जनता का विचार तो वो है और उससे और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया। उन्होंने ये साबित कर दिया उन्होंने कि सत्ता कमज़ोर है और विपक्ष मजबूत है। अच्छा, तो अब लोगों को भी ये प्रूव हो गया है। यस, पता लग गया। सरकार हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो ख़ास तौर पे कांग्रेस की जो पूर्व की सरकार थी, उस पे हमेशा से ये आरोप लगाया गया कि खर्ची-पर्ची बहुत चलती थी। सिफ़ारिश के नाम पर ही सिर्फ़ युवाओं को नौकरियाँ मिलती थी। भ्रष्टाचार चरम पे था। हमने तमाम चीज़ों पर लगाम लगाई और ना सिर्फ़ लगाम लगाई, सिरे से बंद कर दिया। तमाम अब किस तरीके की परेशानियाँ है ही नहीं स्टेट में। ये तो एक प्रोपगंडा है खर्ची हुँ। पर्ची का। अगर ऐसी बात करते हैं, वो पाक दामन है, हुँ। तो उनसे ये पूछें पहले तो कि उनके एचपीएससी के ऑफिस के अंदर से पैसे की रिकवरी हुई या नहीं हुई। हुँ। इससे बड़ा तो कोई सबूत नहीं। हुँ। उसके बाद आज भी वो छापामारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बात कर रहे हैं, रोकने की इतने केसेस हमने ढूंढ लिए, इतने केसेस हमने पकड़ लिए। इसका मतलब कहीं प्रचलन में तो है ना भ्रष्टाचार। हुँ। तो वो आज क्या है? नहीं, वो तो खुले दूसरा, मन से ये भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार का पता चल रहा है, हम जांच कर रहे हैं, हमारे 10 एजेंसीज साल हो इतनी चुके अच्छी हैं, 10 तभी तो साल हो चीजें सामने आ रही है। 10 कांग्रेस तो साल हो सब चुके चीजों को दबा देती थी, छुपा देती थी, इसलिए सामने कुछ नहीं 10 आता साल था। हो चुके। ये आरोप 10 साल में नहीं दे सकते आप। हाँ। ये एक दिन की बात हो, एक महीने की बात हो, एक साल की बात हो तो हाँ। मान सकते हैं। हाँ। 10 साल जो सत्ता के अंदर है उसको एक एक कोने का पता रहना चाहिए कि मेरे प्रदेश में कौन से कोने में क्या घट रहा है। वो 10 साल में यही नहीं ढूंढ पाए कौन भ्रष्टाचारी है। और फिर इनकी तो नीति क्या है, कितना ही भ्रष्ट आदमी हो इनकी पार्टी में शामिल हो जाए और ये उठा करके ना उसको पाक दामन वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। ये क्या है? एक नवीन जिंदल, दूसरा, वो भी आप ही की पार्टी के मैं आपसे थे। बताना अभी चाहता उस हूं। पर बहुत नवीन जिंदल पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी में चले गए हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। अब तमाम बीजेपी के नेता अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जम के प्रचार कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, जो कांग्रेस से जितने भी आरोप उस नेता पर हों, बीजेपी में चला जाए तो एकदम पाक साफ? है तो सामने हो, एक नहीं अनेकों उदाहरण है। कौन सा है? और ऐसे ऐसे लोग भी हैं, भाजपा ने तो उन लोगों को भीतर कर दिया जो प्रजातांत्रिक रूप से गलत है, संवैधानिक रूप से गलत है। किसकी बात क्या कर रहे एक हैं? मुख्यमंत्री अपने पद पे रहते हुए अगर इस तरह से आप उसको करेंगे, आपके पास एक प्रक्रिया है कानूनी, ठीक है, आप कानून का काम करें, निश्चित तौर पे कानून करें, लेकिन बिना किसी इस बात के सबूत के आपको उठा करके ना एक संवैधानिक रूप से बैठी हुई गद्दी के ऊपर कोई आदमी के साथ में काम करते हैं, तो मैसेज जनता के अंदर बड़ा स्पष्ट है। अरविंद केजरीवाल की बात हाँ कर जी, रहे हैं, बिल्कुल कह रहे है। घोटाला किया, शराब घोटाला, तो जेल में ये तो जाना ही कहाँ पड़ेगा पर ना। हुआ है? कहाँ पर हुआ है? ये प्रूव तो नहीं हुआ ना कोई। अभी तो एक शंका थी। अब इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो आदमी दोषी होगा बिल्कुल कह न्यायालय रहे उसको सम्मन भेज रहे थे, आ नहीं रहे थे, बार बार सम्मन भेजे जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल फिर नहीं आ रहे थे, तो क्या करते हैं हम? देखिए, जहाँ तक जाते हैं और भी तरीके हैं उनको जाके दिल्ली में रहते हैं, 100 तरह की बातें रहती हैं। आप उनको अपने तरीके से बात कर सकते थे और उसके बाद में ये काम किया जा सकता था। हम दोषी के साथ ही नहीं है, लेकिन निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। कानून भी कहता है कि दोषी नहीं बचना चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहले तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी 36 का आंकड़ा था, जब पहले इंडिया अलायंस में नहीं थे। बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि पहले तो आम आदमी पार्टी जमकर कोसती थी, भ्रष्टाचार की लिस्ट लेकर घूमती थी कांग्रेस पार्टी की। अब अलायंस हो गया है, मोदी जी को हराने के लिए सारे चोर एक साथ मिल गए हैं और कुछ भी कर रहे हैं। नहीं,
ये तो उनकी कनकॉक्ट स्टोरीज हैं हम्म। कि पहले हमारे मतभेद थे क्योंकि हम अलग अलग पार्टी के अंदर बात किया। जब हमने देखा कि वाकई में सरकार की तरफ से जातियां हो रही हैं और इन जातियों का परिणाम आने वाले समय तक पूरे देश में गलत जा रहा है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इस संविधान को बचाने के लिए, प्रजातांत्रिक प्रणाली को बचाने के लिए हम सब एक हों, वरना तो ये ताकतें और बढ़ जाएंगी और एक दिन पता लगेगा कि डेमोक्रेसी को ही सबोटेज तो कर दिया। डिक्टेटरशिप की तरफ देश जा रहा है, आप सबको ये डर था? ये बिल्कुल लगता है, ये शंका भी है सबको। और ये एक बहुत जबरदस्त प्रचार चला हुआ है कि संविधान बदलने की बात। हाँ। कौन चाहेगा? बाबा साहब अम्बेडकर जैसे एक लर्नेड व्यक्ति, उस आदमी ने 300 आदमी की समिति के साथ में ये फैसला लिया हो, और दुनिया के अंदर इंग्लैंड और अमेरिका से एडवांस तो हमारे कोई प्रजातांत्रिक देश नहीं, उन्होंने जिसको सराहाया हो कि बाबा साहब आपने, समिति ने कमाल कर दिए, कितना बढ़िया आपने संविधान दिया, उस संविधान के अंदर भी अगर कोई अमेंडमेंट करने की बात सोचता है तो वाक्य में विचारणीय है। इसी बात को लेकर के एक आक्रोश। दान सिंह जी, एक अलायंस चुनावों के बाद भी हुआ था हरियाणा में, बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का। इस चुनाव में आप क्या देखते हैं, जननायक जनता पार्टी वाले कहाँ मिलेंगे? देखिए, ये एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी थी। वो जनता पार्टी और बीजेपी दोनों मिल गई, भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने पहले चुनाव अलग अलग मुद्दों पे लड़ा, फिर दोनों साथ हो गए अपने स्वार्थों के लिए, और चुनाव से पहले एक स्ट्रेटजिक अलायंस करके कि उनको बाहर निकाल दिया जाए ताकि वो उम्मीदवार खड़े कर दें और कांग्रेस के वोटों को काट दें। 5% भी काटते हैं तो उनका फायदा उनको होगा। ये एक बिल्कुल सोची समझी नीति के तहत किया जा रहा है, जिसका कोई बेनिफिट उनको नहीं होगा, क्योंकि आम जनता इस बात को जानती है कि जेजेपी आज चुनाव लड़ा रही है, वो सिर्फ वोट काटने के लिए लड़ा रही है। अच्छा, वोट काटू पार्टी आप बता वोट रहे हैं? काटू पार्टी, बिल्कुल। तो लोग अब समझ गए हैं ये बात? बिल्कुल समझे हुए हैं। ये एक भाई यहाँ खड़े हैं ना, सारे के सारे इस बात को समझे। ये आप ही के कार्यकर्ता हैं क्या कि आम लोग भी हैं इनमें? आम लोग भी हैं। वो आम आम पार्टी लोग के हैं? लोग खड़े, देखो आम आम लोग हैं? लोग और वो आम पार्टी के भी खड़े हैं जो। चलिए, तो पार्टी के भी हैं, आम भी हैं, लेकिन ये भी एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि लोग समझ चुके हैं और लोग अब किसी भी तरह से इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। एक चीज और, रावदान सिंह जी, जो लगातार ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए आम लोगों को ये बीच में ये जाकर बोलते हैं, जब बीजेपी के नेता जाते हैं, जब जननायक जनता पार्टी के नेता जाते हैं, तो विरोध की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, चाहे धर्मवीर सिंह का हो या अलग अलग उम्मीदवारों का हो, हर जगह पे विरोध होता है। वो विरोध उनका सच्चा है। नहीं, ये तो कह रहे प्रायोजित है और ये कांग्रेस पार्टी करवा रही है। कोई प्रायोजित नहीं, कोई प्रायोजित नहीं। ये विरोध सच्चा है कि जो वादे उन्होंने किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब वो वादे पूरे नहीं किए तो किस तरह से, किस हक से वो जाके लोगों में अपील करेंगे कि हमें दोबारा वोट दो? क्या इसी बात के लिए पीछे नहीं किया तो इसका इनाम दे दिया जाए, दोबारा आपको बढ़ा दिया जाए? ये विरोध स्वाभाविक है, स्पॉन्सर्ड नहीं है। स्पॉन्सर्ड नहीं है, नहीं तो बार बार तो वो मंचों से आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस के वर्कर उनके हैं, पास INLD विकल्प, के वर्कर उनके पास विकल्प क्या है इसका? विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है उनके पास। तो आप लोग नहीं करा रहे? बिल्कुल नहीं करा रहे। हम तो सैद्धांतिक रूप से प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाने वाले आदमी हैं। हम बिल्कुल ऐसे काम नहीं करते जिनका वो आरोप लगाना चाहते हैं। तो क्या लगता है वाकई में किसान नाराज हैं? 100%। क्योंकि ये तो किसान भी नहीं मान रहे इन लोगों को। किसान कैसे नाराज नहीं होगा? 700 जवानों ने शहादत दी किसानों ने। उसके बाद आपने मजबूरी के अंदर यूपी के चुनाव थे कि कहीं इसका रिजल्ट दूसरी तरह ना चला जाए, आपने 3 काले कानून वापस ले लिए। फिर उसके बाद MSP की बात कही, गारंटी आज तक नहीं दी। कांग्रेस इस बात की गारंटी देती है कि हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जैसे ही हमारे पास सत्ता आएगी हम आपके तीनों जो है ना बातें मान के चलेंगे, MSP को हम लागू करके देंगे आपको। आप MSP को लागू करके देंगे किसानों को। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लगातार किसान कहते रहे कि उसको लागू किया जाए। हालांकि बीजेपी ये कहती रही कि अपने ज़्यादातर पॉइंट्स उसमें से डाल दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, मान लिए गए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूरी की पूरी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपकी सरकार आएगी तो एज इट इज़ आप उसको फॉलो करेंगे? करेंगे, फॉलो। तो किसान वाकई में अब क्या समझे? किसान ये समझे कि कांग्रेस एक पार्टी है जो सच्चाई के साथ चलती है। कांग्रेस ने अगर कोई वादा किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वादा किया 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करने का किसानों का, किया। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वादा किया 1600 करोड़ रुपए बिलों का माफ करना, उसने किया। वो सब चीजें जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा ने कहा कि हम 3100 रुपये आपको पेंशन देंगे, यहीं से लगा लें आप। वो 3100 रुपये पेंशन भी अब जाके 3000 किया, जब चुनाव 1-2 महीने बाद में है असेंबली का। उन पे क्या विश्वास करेंगे? जेजेपी ने कहा 5100 देंगे, आज तक 5100 की छोड़ो 3000 पे नहीं पहुंचे। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि कांग्रेस जो कहेगी हम देंगे तो करेंगे। हम अपनी जनरेशन भी करेंगे, कहाँ से करेंगे वो हमारी सरकार। तो पहले ये चीजें आप लोगों ने नहीं देखी कि अब आपको दिख रहा है कि अब लोग मान रहे हैं? पेंशन एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने बोला 5100 लोग सपोर्ट में आए, पेंशन कुछ बढ़ी भी, लोग खुश हुए। तो 6000 हम बोल देते हैं, आगे करें या ना करें वो बात की बात है, लेकिन चुनाव जीतना पहले स्ट्रैटेजी है। ऐसा कुछ नहीं,
ऐसा मतलब छोटा लाभ लेने का हमें कोई शौक नहीं है। हम्म। हम जो कहेंगे वो करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए प्रदेश पे लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज स्थिति इन्होंने क्या है बढ़ाया, आप खुद कर्ज भी इन्होंने जानते बढ़ाया। हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1966 से लेके 2014 तक कर्ज था सिर्फ 70,000 करोड़, हम्म। और 14 से लेके 24 10 साल के अंदर वो 4 लाख से ऊपर चला गया। हम्म। उनसे ये पूछें कि ये लोन लिया तो लोन कहाँ से दोगे? हम्म। 35% लोन जो है एक किस्त में और इंटरेस्ट में चला जाता है। 65% पे इस देश के अंदर क्या क्या करते हैं प्रदेश में। ये तो स्वयं कर्जे से चल रही सरकार, और कर्जे से ना घर चलता ना संस्था चलती, तो सरकारें कैसे नहीं, चलेंगी? कर्जा तो बिल्कुल है, तो उस कर्जे में रहते हुए आप लोगों को कैसे स्कीम्स का फायदा दे पाएंगे, मैं उसके ये जानना चाह रही हूँ आपसे। हम रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका जानते हैं। अच्छा। जब दुनिया के अंदर मंदी थी तो कांग्रेस राज में मनमोहन सिंह जी ने हिंदुस्तान के अंदर ऊंचा किया था, मंदी को नीचा किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्वयं पूछा, मनमोहन सिंह जी आपके पास कौन सी कड़ी, कौन सा जादू है जो सारी दुनिया मंदी से जूझ रही है और आपके हिंदुस्तान के अंदर इसको मंदी को हटा के ऊंचा चल रहे हैं? ये कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस के पास आदमी है, कैलिबर है। हम जानते हैं कि किस तरह रेवेन्यू जनरेट करना है। आप कह रहे हैं आप जानते हैं कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, बिल्कुल। जब पूरी दुनिया में रिसेशन चौधरी आ गया तो भूपेंद्र सिंह इंडिया की हुड्डा ने हालत बहुत अच्छी चौधरी थी, भूपेंद्र सिंह लेकिन हुड्डा ने जो बात कही है वो ऐसे नहीं कही। 10 साल का अनुभव है उनको एज मुख्यमंत्री, तो उनको पता है कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना। ठीक है, लेकिन पूरे देश में रिसेशन आया, आप कह रहे हैं इंडिया में नहीं आया। अमेरिका भी इंडिया से पूछ रहा है कि भाई किस तरीके से आप ये चीजें मैनेज बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी लगातार ये बात कहती है कि मोदी जी के आने से इंटरनेशनली, ग्लोबली इंडिया की जो इमेज है उसमें 4 चांद लग गए। तमाम दूसरी कंट्रीज अब हमें एक रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं। पहले जो मनमोहन सरकार का कार्यकाल था उसमें देश की हालत अच्छी नहीं थी। देखिए, देश का सम्मान बढ़े इसमें सबको खुशी है, इसमें किसी को कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन देश के सम्मान के साथ में पूरे देश के अंदर भी सम्मान बढ़े, अंदर भी रिसोर्सेज बढ़े, अंदर भी ताकत बढ़े तो हम माने। अगर हम झूठ के सहारे चलते रहेंगे तो देश का सम्मान कुछ दिन बाद में इसका अपमान की तरफ भी बढ़ेगा। हम ये चाहते हैं देश सम्मानित हो, देश सम्मान होने में सबको गर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रदेश और देश की स्थितियां भी जो बहुत ही मतलब ग्रिम है, बहुत ही मतलब कठिन है, उनको भी कम से कम ठीक करने का प्रयास हो तो हम मानेंगे। एक बात अभी आप ओपीएस की बात भी लगातार कर रहे हैं, है ना? उस स्कीम को हालांकि बंद भी आप लोगों ने किया था। अब क्या लग रहा है इस एजेंडा से भी क्या लोग आपके साथ आने के लिए तैयार होंगे फिर से? ओपीएस को बंद किया था, फिर रियलाइज किया कि वाकई में ये गलत था फैसला। क्यों कि एक आदमी जब रिटायर हो जाता है तो ये सोचता है कि मैं मेरी ज़िंदगी अब शांति से अपनी पेंशन के सहारे गुजारूंगा। लेकिन जब उसको पेंशन नहीं रहेगी तो उसके अपने रिसोर्सेज खत्म हो गए, उसके पास बिजनेस कोई है नहीं, पेंशन मिली नहीं, बचत करी नहीं, उनके बच्चों का या उसका भविष्य क्या है। इस बात को दोबारा से एनालाइज किया गया और सबसे पहले हमने राजस्थान के अंदर इसको लागू किया। दुर्भाग्य से सरकार बदल गई, आते ही उसने उल्टा कर दिया, फिर बंद कर दिया। हम आज फिर कहते हैं हमारी सत्ता आएगी, ओपीएस हम फिर लागू करेंगे ताकि हर आदमी जो रिटायर्ड है अपना जीवन तसल्ली से बिता सके। ठीक है, आप कह रहे हैं इससे भी बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। महिलाओं की बात भी करते हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई, उसको पास भी करा के कानून भी बनवाया, लेकिन आपको क्या लगता है महिलाओं को जो मजबूत करने के लिए बीजेपी ने कार्य किए अब तक या जो भी योजनाएं बनाई वो काफ़ी हैं या आपके पास महिलाओं को सशक्त करने का कोई वो और काफ़ी प्लान? नहीं है। महिलाओं के सम्मान के अंदर जो हमने किया, अभी रिसेंट बताता हूँ जो हमारी उसमें है घोषणा पत्र में, कि घर की एक बड़ी महिला, सबसे बड़ी महिला, उसको 1 लाख रुपए साल के देंगे हम, ताकि वो सम्मान से अपना जीवन बिता सके। अपने बच्चों को सगन है और कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं वो दे सकती है। अगर घर वाले परवरिश उसकी करने में कहीं देरी करते हैं सेवा करने में तो वो अपने से अपना काम चला सकती है। एक मान सम्मान उस महिला को मिलेगा जो उसकी हेड ऑफ द फैमिली है। ये 1 लाख रुपए देने की हमारी स्कीम है और इसी तरह से हर क्षेत्र के अंदर महिलाओं को आगे से आगे करके हम ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है नारी सम्मान सबसे बड़ा सम्मान, एंड देयर इज़ वुमन बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन। कहीं लगा लो आप, या माँ है, बहन है, कोई दोस्त है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ जरूर होता है। बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने संसद में भी उनको सशक्त करने के लिए कानून बना दिया। तमाम दूसरी पार्टियां तो हमेशा बोलती रही लेकिन किया कुछ नहीं आज तक। अभी तक कानून ही बना है, लागू नहीं किया, न ये बताया कब लागू करेंगे। आज कानून बनाते हो 10 साल बाद आप लागू करेंगे, उसका कोई नहीं। लागू किया था राजीव गांधी जी ने, जो पंचायत में उनका अधिकार दिया था। वो पहला दिन था जब महिलाओं को एक सम्मान ग्राम पंचायत से शुरू हुआ था। कांग्रेस तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं जो नारी उसके लिए काम किए, और अभी राहुल जी ने भी 5 योजनाएं दी, उनमें नारी भी एक योजना है।
आपने अलग अलग सेक्टर्स को टारगेट किया है, बात चाहे बिल्कुल, किसानों की बिल्कुल, हो, नौकरियों को लेकर, बिल्कुल, युवाओं की हो, महिलाओं बिल्कुल, की हो, बिल्कुल, किसानों की हो, हर चीज़ को टारगेट करने की कोशिश की है। बिल्कुल। लेकिन राव दान सिंह जी, हरियाणा में अभी हम वापस हरियाणा पे आ जाते हैं, क्योंकि हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव भी है। आपको क्या लगता है ये जो नतीजे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम लोग 10 जीतने वाले हैं, 10 में से कांग्रेस कितने जीतने वाली है सीटें? राव दान सिंह जी 10 को की क्या 10, लगता है? 10 की 10? 10 की 10। एक हमारा अलाई आम पार्टी हाँ। और 9 कांग्रेस। मैं बता रहा हूँ आपको, रिवर्स होगा आपका पिछला रिजल्ट। तो आप ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं 10 जीत रहे हैं, करनाल में भी चुनाव है, हाँ, ठीक है? और करनाल में कह रहे हैं कि सबसे कमजोर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। देखिए अभी शुरुआत हुई है, हम्म नौजवान बच्चा है, हम्म जब मैदान में जाएगा तो लोगों को इस बात का पता लगेगा। हम्म अभी वाक्य में एक युवा आया है हम्म और इसको प्रोत्साहन दें। हम्म कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, हम्म। सब मिल करके वो लड़ेंगे। कह रहे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार तो भगौड़ा है। नहीं नहीं, भगोड़ा नहीं है वो। एक किसी जगह पे हुआ था ऐसा, वो कोर्ट के अंदर गए हुए हैं, कोर्ट से उसको रिलीफ मिल रहा है। मिल जाएगा रिलीफ? मिलेगा, पक्का? पक्का मिलेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुझे जानबूझ के फंसाने की कोशिश हो रही है, मैं यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ तो टारगेट कर हमें रहे हैं। न्यायालय पे भरोसा है, वो निश्चित तौर पे उस मदद करें। मिल जाएगा। ठीक, एक बाय इलेक्शन भी है हाँ हरियाणा जी, में, बाई इलेक्शन भी तो है। बाय इलेक्शन में कोई स्कोप नहीं देख रहे? आप कह रहे 10 जीतेंगे, चुनाव तो एक बाय इलेक्शन का भी है, 11वीं सीट भी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं। बाई इलेक्शन लड़े भी गए हैं, बाई इलेक्शन रूलिंग पार्टी के द्वारा हारे भी गए हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि बाई इलेक्शन के अंदर जीत ही सुनिश्चित हो। अभी शुरुआत हुई है, आप देखना, उसके बाद में धीरे धीरे परिणाम बाय क्या आएगा। इलेक्शन है, आपने त्रिलोचन सिंह को वहां से कैंडिडेट बनाया, हाँ, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे, जैसे 10 लोकसभा उम्मीदवारों 9 लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट आई, कैंडिडेट की अनाउंसमेंट हुई, लेकिन करनाल उपचुनाव के कैंडिडेट की लिस्ट नहीं देखने को मिली हमें। बस हुड्डा साहब ने जाकर पर्चा भरवा दिया और हो गया सब। नहीं नहीं, वो तो उसका करनाल के बाई इलेक्शन का कोई लिस्ट निकालने की जरूरत नहीं थी। सिंगल पर्सन था, उसके लिस्ट बनाने की बात नहीं, तो उसका नाम दे दिया, टिकट दे दिया, जाके नॉमिनेशन करा दिया। तो दोबारा से फिर से करना पड़ा क्योंकि पार्टी का सिंबल नहीं था, तो एक बार फिर से जाके चलें, फाइल सबमिट करानी पड़ी। फाइल सबमिट करा दी ना फिर। हाँ। ठीक है ना। तो बिल्कुल, मतलब उसमें भी कोई टेंशन बिल्कुल, नहीं, आप बिल्कुल, बिल्कुल 11वीं सीट भी जीतने वाले हैं। हाँ बिल्कुल जीतेंगे जी। चले, तो ये कह रहे हैं हम 11 सीटें जीतने वाले हैं। और हुड्डा साहब को क्या माने? हुड्डा ही कांग्रेस हैं जैसा कि लगातार कहा जाता है हरियाणा में। ऐसा देखिए, कांग्रेस तो हम सब की है। हम्म हुड्डा साहब एक कदावर नेता है, हम्म जिनका अपना एक प्रभाव है, हम्म इसको कोई नकार नहीं सकता। हम्म और वो शुरू से, आज से नहीं, उनके चौथी पीढ़ी है जब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से। तो उनके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द पार्टी। तो अगर 11 सीटें आप कह रहे हैं जीतते हैं इस चुनाव में, तो सबसे बड़ा श्रेय किसको जाएगा? किस नेता की बदौलत सबसे ये बड़ा possible हो श्रेय पाएगा? जाएगा हमारे नेता राष्ट्रीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी को। उनके प्रयासों से पूरे देशव्यापी जो यात्रा की एक माहौल बनाया, और प्रदेश में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने हमारे संगठन में भी थोड़ी सी दिक्कतें रही थी, उसके बावजूद भी गांव-गांव जा करके जन सम्मेलन करके और जन समर्थन के साथ में विपक्ष आपके समक्ष जैसे कार्यक्रम लेकर के, हमारे युवा सांसद हैं भाई दीपेंद्र जी, वो भी कोने कोने में जाते रहे। राज्यसभा के सदस्य हैं, आज एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों ने भी जाकर के खूब ज़बरदस्त तरीके से उसके लिए प्रयास किया, और आज कांग्रेस जागी हुई है। हर आदमी कांग्रेस के बारे में जिक्र करता है। एक युवा नेता दुष्यंत चौटाला भी हैं। नहीं, वो तो अभी दुष्यंत चौटाला जी ठीक है, एक अवसर मिला था उनको, लेकिन अब अलग होने के बाद में लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि दुष्यंत जी ने जो काम किया वो गलती थी, और ये जो एक तरह से एक स्ट्रेटजी मिली भगत की थी, इससे लोग नाराज हैं और इसी वजह से विरोध हो रहा है। तो कोई स्कोप नहीं है? मुझे नहीं लगता कुछ। तो लोग मौका देना चाहेंगे? आपको लगता है कि पहले आप बीजेपी के खिलाफ वोट मांगिए, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लीजिए, फिर गठबंधन तोड़ के फिर से वोट मांगिए? नहीं देंगे, नहीं देंगे, इसे मैंने बता दिया, सिर्फ वोट का टू कैंडिडेट मानेंगे इसको। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। जानते हैं कि बहुत व्यस्तता है आपकी, बहुत सारे कार्यक्रम भी हैं, और किरण चौधरी जी के साथ एकदम मिल के चुनाव लड़ेंगे हम, बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं हम भी। आश्वस्त, बिल्कुल। लोग भी चिंता मत करें, एकदम साथ हैं, लोग एक तो टीम। हमसे ज्यादा समझते हैं। अच्छा, लोग तो हमसे ज्यादा समझते हैं, उनको पता है किसके साथ मिलकर लड़ना है चुनाव। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। धन्यवाद। देखते हैं कि नतीजा किसके पक्ष में आता है। बहरहाल अपना समय देने के लिए बहुत Thank you, शुक्रिया। तो thank राव you. दान सिंह जी को आपने सुना, साफ तौर पे बता रहे हैं कि कोई टक्कर में है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी 10 सीटें जीतने जा रही है, तमाम नेता इनके लगातार कोशिश में हैं, और सबसे बड़ी कोशिश तो इस बार आम जनता करने जा रही है, क्योंकि आम लोग परेशान हो चुके हैं। जितने भी काम नहीं हुए बीजेपी में, महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो,
युवाओं को लेकर परेशानियां हो, किसी का भी हल नहीं हुआ और इस बार आम लोगों ने ये ठान लिया है कि अब बीजेपी को जवाब देना है। बहरहाल हमारा काम है महाभारत के जरिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच के तमाम नेताओं तक आपके सवाल पहुंचाएं और उनके जवाब अपने कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाएं, ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाएं। वोट आपको देना है और जीतेगा कौन ये मिलके देखते हैं 4 जून को। फिलहाल मेरे साथ महाभारत के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।